पुराना रेडियो और अदृश्य आवाजें। कभी आपने सोचा है, क्या वाकई मरी हुई आत्माएं अपनी अधूरी बात कहने के लिए हवा में गूंजती रहती हैं? क्या कोई पुराना रेडियो किसी की आखिरी चीख, किसी का दर्द और किसी का सच दोबारा सुना सकता है? रवि को एक टूटा फूटा रेडियो मिला, लेकिन ये सिर्फ एक मशीन नहीं थी। ये एक सबूत था, एक आवाज थी जो 30 साल पहले बिना न्याय पाए हमेशा के लिए खामोश हो गई थी। रवि को नहीं पता था कि इस रेडियो की तारों में सिर्फ संगीत नहीं, बल्कि एक हत्या की सच्चाई कैद है। और जब उसने उस गाने को सुना, तो शुरू हुआ एक ऐसा सफर जो उसे सच्चाई की सबसे गहरी परतों तक ले गया। अखबार की पुरानी हेडलाइन, प्रसिद्ध गायिका की रहस्यमयी मौत, मुझे मार दिया जाएगा। यह कहानी सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, यह एक खामोश आवाज को इंसाफ दिलाने की जंग है। यह कहानी है उस रेडियो की जो वक्त की धूल से उठकर इतिहास की सबसे सच्ची गूंज बन गया। ये गवाह होते हैं उन राजों के जो इतिहास के पन्नों में दब गए हों। कुछ ऐसी आवाजें, कुछ ऐसी कहानियां जो बस सही पल का इंतजार करती हैं, किसी माध्यम की तलाश में होती हैं, ताकि वो एक बार फिर से जिंदा हो सकें और एक ऐसा राज खोल सकें जिसे हर किसी ने भुला दिया था। हमारी इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। यह कहानी शुरू होती है रवि से, जो रेडियो रिपेयर करता है। एक दिन उसकी नजरें एक पुराने रेडियो पर पिड़ी डसती है। रवि स्वयं से 1940 का मॉडल पायोनियर लिखा है। लगता है जैसे ये रेडियो किसी और सदी से आया हो। न जाने कितनी आवाजें, कितनी कहानियां होंगी इसके अंदर। देख कर ही लगता है कि इसने बहुत कुछ देखा होगा। रवि अपने औजारों के बक्से से पेचकस और प्लास निकालता है। वह बहुत ध्यान से रेडियो को खोलने लगता है। अंदर के तार उलझे हुए थे, कुछ जले हुए, कुछ टूटे हुए। रवि बहुत इत्मीनान से कुछ पुराने कंडेंसर और कैपेसिटर को बदलता है जो उसने पहले से ही संभाल कर रखे थे। उसके चेहरे पर जुनून और एकाग्रता साफ झलक रही थी, साथ ही थकान भी, क्योंकि वह घंटों से इस काम में डूबा हुआ था। पास में चाय का आधा खाली कप रखा था, जो अब ठंडा हो चुका था। अचानक जैसे ही रवि एक आखिरी तार कनेक्ट करता है, एक हल्का स्पार्क होता है और रेडियो में एक धीमी खर्र खर्र की आवाज आती है। रवि के चेहरे पर एक मुस्कान फैल जाती है। रवि मुस्कुराते हुए, रेडियो जिंदा हो रहा है, लगता है इसकी आत्मा वापस आ रही है। वह ध्यान से ट्यूनर घुमाता है। खर्र खर्र की आवाज तेज होती है और फिर अचानक एकदम साफ, जैसे किसी के होठों से अभी निकली हो एक अत्यंत मधुर लेडी की आवाज गाने लगती है। गाना एक पुराना क्लासिकल राग था, जिसकी धुन में एक अजीब सा दर्द, एक गहरी उदासी और एक खोई हुई उम्मीद का एहसास था। रवि हैरान होकर औजार नीचे रखता है। उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। वाह, ये कौन सा स्टेशन है? मैंने कभी नहीं सुना ये धुन। ये तो किसी संगीतकार की आवाज लग रही है। इतनी शुद्धता, इतनी भावनाएं। गाना कुछ पल चलता है। रवि मंत्रमुग्ध होकर सुनता है। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, जैसे वो उस धुन में डूब गया हो। धुन इतनी मार्मिक थी कि उसकी आंखों में नमी आ जाती है। गाना धीमा होने लगता है और फिर खत्म हो जाता है। रवि तुरंत ट्यूनर घुमाता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर ट्राई करता है, लेकिन आवाज कहीं नहीं जाती। वो वहीं अटकी हुई थी, जैसे रेडियो की अपनी कोई आत्मा हो। गाना खत्म होते ही उसी वक्त एक आदमी की डरी हुई, भारी और हकलाती हुई आवाज आती है। आदमी की आवाज लगभग फुसफुसाहट में, घबराहट से भरी। नहीं, मुझे मुझे माफ कर दो। मैं ये नहीं करना चाहता। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। आवाज में इतनी घबराहट और गुहार थी कि रवि का दिल तेज चलने लगा। और फिर एक भयानक, दिल दहला देने वाली चीख आती है, बिल्कुल वैसी जैसी कोई अपनी जान बचाने के लिए लगाता है, जो रूह तक कांप जाए। रवि सीट से उछलता है। उसका हाथ सीधा रेडियो बंद कर देता है। उसका हाथ कांप रहा था, पसीने से भीगा हुआ। रवि, ये क्या था? कोई रिकॉर्डिंग? भूतिया रेडियो? ये किसी नाटक की आवाज नहीं थी। ये बहुत ही असली था। वह रेडियो को घूरता है। उसका माथा पसीने से भीगा था,
कबादी खाने में सन्नाटा छा जाता है, जो अब पहले से कहीं ज्यादा डरावना और रहस्यमयी लग रहा था। रवि को लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। अगले दिन रवि अपने छोटे से लेकिन व्यवस्थित घर में बैठा था। किताबें और रिसर्च मटेरियल हर तरफ बिखरे हुए थे। मेज पर वही रेडियो रखा था, जो अब किसी साधारण वस्तु से ज्यादा एक रहस्यमयी डिब्बे जैसा लग रहा था। रवि अब ज्यादा सतर्क, बेचैन और जिज्ञासु था। उसके पास कुछ पुरानी अखबार की कटिंग और एक मैग्नीफाइंग ग्लास था। रवि खुद से बुदबुदाता है, आवाज में दृढ़ता थी। कल रात जो हुआ वो सिर्फ मेरा वहम नहीं था। वो आवाजें इतनी साफ थीं कि मैं उन्हें झूठ नहीं मान सकता। मुझे इसकी तह तक जाना होगा। ये कोई आम रेडियो नहीं है। वह हिचकिचाते हुए लेकिन दृढ़ता से रेडियो ऑन करता है। वही खर्र खर्र की आवाज आती है और फिर वही नलिनी देवी की मधुर दर्द भरी आवाज में गाना बजने लगता है। रवि इस बार और भी ध्यान से सुनता है। वह अपनी आंखें बंद करके उस धुन को महसूस करने की कोशिश करता है, जैसे वो उस आवाज के पीछे की कहानी को सुनना चाहता हो। गाना खत्म होने पर वही मैनेजर की घबराई हुई आवाज आती है, लेकिन इस बार कुछ शब्द ज्यादा स्पष्ट थे। मैनेजर की आवाज तेजी से, लगभग हाँफते हुए, नलिनी, हमें यह नहीं करना चाहिए था। वो हमें नहीं छोड़ देंगे। उनका गुस्सा, तुम नहीं जानती, ये बहुत बड़ी गलती है। नलिनी की आवाज एक हल्की आह के साथ। लेकिन रामू, यह आखिरी मौका है। हमारी सारी मेहनत, हमारे सपने, सब इसी पर टिके हैं। अगर हम आज हार गए तो कभी आगे नहीं जा पाएंगे और वे हमें कभी नहीं बख्शेंगे। हमने पहले ही बहुत कुछ खोया है। रवि हैरान था। इस बार आवाजें ज्यादा साफ थीं, जैसे पास से आ रही हों। वह समझ रहा था कि ये सिर्फ रैंडम आवाजें नहीं, बल्कि एक गंभीर बातचीत है जिसमें कुछ दांव पर लगा है। फिर वही चीख। रवि की आंखें फैल जाती हैं। उसका दिल तेज धधकने लगता है। रवि, यह किसी की रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती। ये तो जैसे अतीत की गूंज है, जैसे किसी ने उस पल को रेडियो में कैद कर लिया हो। यह रेडियो, यह सिर्फ आवाजें नहीं, बल्कि अदृश्य यादों को छुरा रहा है। जैसे ये रेडियो टाइम मशीन हो। वह तुरंत अपना लैपटॉप खोलता है। इंटरनेट पर 1940 की गायब हुई गायिका मुंबई, थिएटर मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस, गायब हुई गायिका मुंबई जैसे कीवर्ड्स टाइप करता है। कई आर्टिकल्स और पुरानी खबरें उसके सामने आती हैं। एक पुराने अखबार की कटिंग पर उसकी नज़र टिकती है, जो पीली, उसकी आवाज में उत्तेजना थी। मशहूर गायिका नलिनी देवी और उनके मैनेजर रामू रहस्यमय तरीके से लापता, मुंबई में सनसनी। वह आर्टिकल को उसमें लिखा था कि 1942 में नलिनी देवी, जो अपनी अद्वितीय आवाज और बेमिसाल स्टेज परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती थीं, और उनके मैनेजर रामू एक भव्य शो के बाद अचानक मुंबई के एक थिएटर से गायब हो गए थे। पुलिस ने गहन जांच की, लेकिन कभी उनका सुराग नहीं मिला। यह केस एक अनसुलझी पहेली बन गया था। रवि आश्चर्य से स्वयं से, नलिनी देवी, वही मधुर आवाज, और रामू मैनेजर, तो ये वो ही हैं। लेकिन उस थिएटर का क्या? कौन थिएटर? वह आर्टिकल में थिएटर का नाम ढूंढता है, शानदार रॉयल ओपेरा थिएटर। रवि को याद आता है कि उसका कबादी खाना, जिसे उसने कुछ साल पहले खरीदा था, उसी पुराने रॉयल ओपेरा थिएटर की जगह पर बना है। यह थिएटर दशकों पहले जमींदोज कर दिया गया था और उसकी जगह यह कमरा था। उसकी आंखें चमक उठती हैं, लेकिन डर भी उसके चेहरे पर साफ दिखता है। रवि, इसका मतलब ये सारी आवाजें उसी थिएटर में हुई किसी भयानक घटना की हैं। उस रात जो कुछ भी हुआ वो इस रेडियो में कैद हो गया। मुझे उस जगह पर जाना होगा जहां ये सब हुआ था। शायद वहीं मुझे पूरी सच्चाई मिलेगी। अगली भयानक रात कबादी खाने का अंधेरा और भी गहरा हो चुका था। बाहर हवा तेज चल रही थी, जिससे दरवाजे और विंडोज चरमराहट की आवाजें कर रही थीं। रवि टॉर्च की रोशनी में कबादी खाने के सबसे पुराने और वीरान हिस्से में पहुंचता है। उसे लगता था कि यह वही जगह है जहां कभी थिएटर का बैक स्टेज हुआ करता था, जहां कलाकार तैयार होते थे और शायद जहां नलिनी देवी ने अपनी आखिरी सांस ली थी। रेडियो उसने अपने साथ रखा था, जिसे उसने एक छोटी टेबल पर रखा। उसके हाथ और माथा पसीने से भीगा था। तेज दिल के साथ वह रेडियो ऑन करता है। इस बार आवाजें पहले से कहीं ज्यादा साफ और करीब लग रही थीं,
जैसे कोई उनके बगल में ही हो। नलिनी देवी फिर गाना शुरू करती हैं, लेकिन उनकी आवाज में अब तनाव और निराशा थी। फिर रामू की आवाज आती है, जो पहले से ज्यादा घबराई हुई थी, लगभग रोते हुए। रामू की आवाज कांपते हुए, नलिनी, वो आ गए हैं, मुझे उनकी परछाई दिख रही है, ये आदमी। नलिनी की आवाज दर्द में, लेकिन हिम्मत हारते नहीं, एक गहरी सांस के साथ। नहीं, नहीं, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। रामू, हम भाग सकते हैं, अभी भी समय है, हमें बस इस कॉन्ट्रैक्ट से। धम धम की तेज आवाज आती है, जैसे कोई भारी कदमों से तेजी से चल रहा हो। रवि की टॉर्च हाथ में कांप जाती है, जिससे रोशनी दीवारों पर नाचती है। फिर एक क्रूर, नीरस और आत्मविश्वास से भरी तीसरी आवाज गूंजती है। तीसरी आवाज, ठंडी, पत्थर जैसी, जिसमें कोई दया नहीं। तुम लोग कहां भागोगे? तुमने सोचा था कि तुम मुझे बेवकूफ बना लोगे। उस घटिया कॉन्ट्रैक्ट के लिए तुम अपनी जान की बाजी लगा रहे हो। तुम्हें क्या लगा, मेरी इज्जत पर दाग लगाकर तुम बच जाओगे? नलिनी की आवाज दर्द में, लगभग रोते हुए। आनंदवर्धन, हमने तुम्हें धोखा नहीं दिया, वो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक बहाना था। हम बस अपनी कला को बचाना चाहते थे, तुम हमारी कला को बर्बाद कर रहे। हम सिर्फ अपनी मर्जी से गाना चाहते थे। रवि को करंट लगता है। आनंदवर्धन, ये नाम उसके लिए जाना पहचाना था, लेकिन उसे यकीन नहीं आता। वो तुरंत अपने दिमाग में कनेक्शन बनाने लगता है। अचानक मैनेजर की चीख की आवाज आती है, जो खामोशी में डूब जाती है। आनंदवर्धन की आवाज हंसते हुए, एक भयानक, पागलों वाली हंसी। अब तुम्हारी कला और तुम्हारा राज दोनों यहीं दफन रहेंगे। कोई नहीं जान पाएगा कि मेरे ऊपर कीचड्ढा उछालने की हिम्मत किसने की थी। ये सब आज यहीं खत्म हो जाएगा और तुम्हें कभी कोई नहीं ढूंढ पाएगा। कुछ भारी चीज गिरने की आवाज, फिर एक और दर्द भरी चीख, इस बार नलिनी देवी की। उसके बाद सिर्फ एक धीमी सी खर्र खर्र की आवाज आती है। रवि वहीं ढेर हो जाता है, उसके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। रवि कांपते हुए, फुसफुसाते हुए, आनंदवर्धन, ये वही मिस्टर आनंदवर्धन हैं, देश के सबसे बड़े उद्योगपति, जिन्होंने हाल ही में अपनी आत्मकथा लिखी है, जिसमें उन्होंने अपनी जवानी के संघर्षों का बखान किया है और खुद को एक संत के रूप में पेश किया है। वही आवाज। रवि का दिमाग तेजी से चलता है। उसने तुरंत अपने फोन पर मिस्टर आनंदवर्धन के पुराने इंटरव्यूज और पब्लिक स्पीचेस ढूंढने शुरू किए। एक पुरानी टीवी क्लिप मिलती है, जिसमें युवा आनंदवर्धन अपने करियर के शुरुआती दिनों के बारे में बात कर रहे थे। जैसे ही मिस्टर आनंदवर्धन की आवाज टीवी पर आती है, ये वही आवाज थी, वही खनक, वही क्रूरता जो उसने रेडियो पर सुनी थी। अविश्वसनीय। रवि दहशत में, लेकिन अब उनमें एक दृढ़ता थी। विश्वास नहीं हो रहा, एक मासूम गायिका और उसके मैनेजर की हत्या, सिर्फ अपनी इज्जत बचाने और एक राज दबाने के लिए। एक ऐसा राज जो दशकों से दफन था। रवि का फोन हाथ से गिर जाता है। उसे पता था कि अब यह सिर्फ एक टूटे हुए रेडियो की कहानी नहीं है, बल्कि एक जीवित, अनसुलझे अपराध का सुराग है, जिसे इतिहास ने और सत्ता ने मिलकर भुला दिया था। उसे डर लगता था, मिस्टर आनंदवर्धन की शक्ति का अनुमान था, लेकिन अंदर से एक आवाज उसे न्याय दिलाने के लिए उकसाती थी। रवि खुद से, दृढ़ता से, ये आवाजें, इन्होंने मुझे एक राज सौंपा है, ये आवाजें न्याय चाहती हैं, मैं इन्हें यूं ही डीएफएन नहीं होने दूंगा। नलिनी देवी और रामू को न्याय मिलना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। वह तुरंत अपना फोन उठाता है और पुलिस हेल्पलाइन नंबर डायल करता है। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे, लेकिन अब उनमें एक मजबूत इरादा था, जो डर से ज्यादा था। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उसने यह करने का फैसला कर लिया था। अगली सुबह रवि एक संशयवादी पुलिस इंस्पेक्टर के सामने बैठा था। इंस्पेक्टर उसकी बात सुनकर मुस्कुरा रहा था, जैसे कोई मजाक सुन रहा। इंस्पेक्टर हंसते हुए, तो आप कह रहे हैं मिस्टर रवि कि एक जंग लगा पुराना रेडियो आपको 80 साल पुराने मर्डर का सुराग दे रहा है, और हत्यारा कोई और नहीं बल्कि हमारे माननीय उद्योगपति मिस्टर आनंदवर्धन है। क्या आपने ज्यादा हॉरर फिल्में देख ली हैं या कुछ और ही देख लिया है? रवि आत्मविश्वास से, लेकिन शांत आवाज में, मुझे पता है यह अजीब लगता है इंस्पेक्टर साहब, मैं जानता हूं कि आप मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे, लेकिन मेरे पास सबूत है। ये रेडियो
आप खुद सुनिए, यह सिर्फ आवाजें नहीं बल्कि उस रात की पूरी घटना को कैद किए हुए है। यह उस थिएटर की आत्मा की गूंज है। रवि रेडियो ऑन करता है। इंस्पेक्टर पहले तो हंसता है और अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक जाता है, लेकिन जैसे ही नलिनी देवी की दर्द भरी आवाज, मैनेजर की घबराहट और फिर आनंदवर्धन की क्रूर आवाज और चीखें आती हैं, उसकी आंखें फेल जाती हैं और वह कुर्सी पर सीधा बैठ जाता है। वह ध्यान से सुनता है। उसके चेहरे पर अब डर और अविश्वास का मिश्रण था। इंस्पेक्टर गंभीरता से, आवाज में अब कोई मजाक नहीं। ये तो वाकई अजीब है। इस आवाज की रिकॉर्डिंग, ये कोई सामान्य रिकॉर्डिंग नहीं है। इसमें कुछ ऐसा है जो मैंने कभी नहीं सुना। इसे फॉरेंसिक लैब भेजना होगा। पुलिस ने इस केस की दोबारा जांच शुरू की। रेडियो में कैद आवाजों को हाईटेक फॉरेंसिक लैब भेजा गया, जहां वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। उन्होंने पुष्टि की कि आवाजें असली हैं और उनमें 1940 के दशक की अकूस्टिक्स और वाइब्रेशनल पैटर्न्स हैं जो उस थिएटर की दीवारों से निकली हुई लगती हैं। रवि के बताए गए सबूतों और पुराने अखबारों की कटिंग के आधार पर पुलिस ने मिस्टर आनंदवर्धन के पुराने ठिकानों और उनके उस दौर के सहयोगियों की जांच की। आखिरकार अभी थिएटर का बैक स्टेज हुआ करता था। गहन खुदाई के दौरान कुछ मानव कंकाल मिले। वो नलिनी देवी और रामू के थे, जिनकी पहचान डीएनए और पुरानी चीजों से हुई। मिस्टर आनंदवर्धन, जो अब 90 के दशक के थे और एक सम्मानित व्यक्ति माने जाते थे, को गिरफ्तार कर लिया गया। बूढ़ा हो चुका आनंदवर्धन अफवाह पहले तो हठधर्मिता से इनकार करता है और अपनी वकीलों की फौज आगे कर देता है, लेकिन जब उसे रेडियो की आवाजें सुनाई जाती हैं तो वह टूट जाता है। उस रेडियो से निकलती आवाजें, उसके अपने अतीत की गूंज उसे इतना विचलित कर देती हैं कि वह अपना अपराध कबूल कर लेता है, एक कॉन्ट्रैक्ट के विवाद और अपनी इज्जत बचाने के लिए की गई दोहरी हत्या। कुछ समय बाद रवि को एक टीवी न्यूज स्टूडियो में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। वह अब उतना डरा हुआ नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून और शांति थी। उसके पीछे नलिनी देवी और रामू की तस्वीरें लगी थीं। न्यूज एंकर गंभीरता से, मिस्टर रवि, आपकी वजह से एक 80 साल पुराना अनसुलझा रहस्य सुलझा है और एक गुनहगार को उसके अंजाम तक पहुंचाया गया है। आपने कैसे हिम्मत की जब कोई आप पर विश्वास नहीं कर रहा था और आप एक देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति के खिलाफ थे? रवि मुस्कुराते हुए अपनी नजर उस पुराने रेडियो की तरफ ले जाता है जो अब पुलिस के पास था। मुझे बस लगा कि कुछ आवाजें थीं जो न्याय चाहती थीं। वो आवाजें इतनी दर्दनाक थीं कि मैं उन्हें अनसुना नहीं कर सका। मुझे लगा कि अगर मैं उन्हें न्याय नहीं दिला पाया तो मैं कभी चैन से सो नहीं पाऊंगा। हर पुरानी चीज में एक कहानी होती है। कभी कभी वो कहानियां सिर्फ सुनने वाले का इंतजार करती हैं, सही माध्यम का इंतजार करती हैं, ताकि वो एक बार फिर अपनी बात कह सकें। आज मुझे लगता है कि नलिनी देवी और रामू की आत्मा को शांति मिल गई होगी। रवि की कहानी लोगों को प्रेरित करती है। दुनिया भर में ऑडियो फॉरेंसिक और इतिहास की आवाजें जैसे विषयों पर रिसर्च की जाती है। रवि ने सिर्फ एक अपराध नहीं सुलझाया, बल्कि उसने दुनिया को दिखाया कि कैसे इतिहास की गूंज हवा में जीवित रहती है, कैसे एक साधारण इंसान भी एक असाधारण चीज के माध्यम से समाज में बहुत बदलाव ला सकता है। कभी कभी सबसे अनएक्सपेक्टेड चीजों में हमें सबसे गहरी सच्चाई मिलती है, और कभी कभी एक पुराना रेडियो पूरी दुनिया को बदल सकता है, एक खामोश आवाज को न्याय दिलाकर और एक नई शुरुआत का संदेश देकर। इस अविश्वसनीय कहानी को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट करके बताएं कि क्या आप ऐसी अदृश्य आवाज़ों पर विश्वास करते हैं।